दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंपनीज जो डिविडेंड देती है ये किस बेसिस पर देती है? क्योंकि हालांकि देखा जाएगा तो सबसे हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड की जो स्टॉक्स है वो ये है, लेकिन अगर इनका शेयर प्राइस देखेंगे तो हार्डली किसी का शेयर प्राइस आपको 500 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और इंडिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कंपनीज है जो कि रिलायंस है, अदानी है, ये सारी कंपनीज इतना डिविडेंड नहीं दे पाती। तो ऐसा क्यों है? क्यों ये कंपनीज इंडिया की बड़ी होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाती, और क्यों ये छोटे स्टॉक्स ज्यादा डिविडेंड दे पाते हैं? क्या इसकी वजह उनका शेयर प्राइस है, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, या वॉल्यूम बेसिस पर? तो दोस्तों, इसका जवाब है इनमें से कुछ भी नहीं। बेसिकली डिविडेंड कैसे देती है कंपनी, पहले इसे समझ लीजिए। जैसे कि किसी भी कंपनी के क्वार्टर एंड में या तो साल के एंड में जब भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक किया जाता है तो प्रॉफिट का जो पोर्शन होता है ये कंपनी पर डिपेंड करता है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हमें रिजर्व में रखना चाहिए ताकि आने वाले ऑपरेशनल खर्चे या कंपनी की ग्रोथ में उसे हम लगा सके, या तो उसका कुछ पोर्शन हम डिविडेंड्स के तौर पे अपने इन्वेस्टर्स को बांटे, ताकि डिविडेंड एक एज अ रिवॉर्ड बेनिफिट भी आप देख सकते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। भले कल को वो शेयर बेचे भी ना, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंडिंग में कुछ ना कुछ तो उनको बेनिफिट मिले, इस हिसाब से वो डिविडेंड भी दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा होगा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी हमें शेयर को बिना बेचे अगर शेयर के ही पोर्शन में से हमें कुछ मिल रहा है क्वार्टर एंड में, तो क्यों आज भी लोग रिलायंस या अदानी या टाटा इन सारी कंपनीज में अपने पैसे लगा रहे हैं? हालांकि देखा जाएगा तो डिविडेंड देने वाली सबसे ज़्यादा कंपनीज तो गवर्नमेंट की होती है, तो क्यों लोग इन कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय ये अदानी, रिलायंस या टाटा जैसी कंपनीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके 15-20 दिनों का जो मूवमेंट आप देखोगे तो जितने का वो अनाउंस करती है डिविडेंड, मान के चलो दोस्तों कि कोई भी कंपनी का शेयर है 100 रुपए का, अगर वो कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड अगर अनाउंस करती है तो अगर आप उस कंपनी का ग्राफ देखेंगे 15-20 दिनों का या एक महीने का, तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी का शेयर प्राइस 5-6 रुपए से नीचे ऊपर नीचे हमेशा करता रहेगा, ताकि क्या है, जो उन्होंने डिविडेंड दिया है उतना प्राइस वो नीचे लेके ही आता है। मार्केट में हमेशा ये होता है। इसके वेरियस रीज़न है, हमें फिलहाल उसके इतना डीप नहीं जाना है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि डिविडेंड कैसे देते हैं कंपनीज। और जब कोई भी कंपनी इस तरीके से कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं देती, जैसे कि वो डिविडेंड नहीं देती, वो स्प्लिट नहीं करना चाहती या वो बोनस इश्यूज नहीं देना चाहती, तो ऐसे कंपनी के शेयर प्राइस की प्राइस भी हमेशा एक्सेप्शनली आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑल्दो उनका मार्केट कैप लिमिटेड रहेगा लेकिन शेयर प्राइस ज़्यादा रहेगी। अगर आप उनके कॉर्पोरेट एक्शन में जाके देखेंगे तो हार्डली आपको पता चलेगा कि इन्होंने पिछले 2 साल से कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन भी किया हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो एमआरएफ आज के तारीख में इंडिया का सबसे महंगा शेयर है, लेकिन आप जाके देखिए कि लास्ट टाइम इसने बोनस कब दिया था, कंपनी ने लास्ट टाइम डिविडेंड कब दिया था, हार्डली आपको इसका डेटा ज़्यादातर मिलेगा। लेकिन वही आप गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ जाएंगे या तो आईटीसी या वेदांता जैसी प्राइवेट कंपनीज की तरफ भी जाएंगे, तो ऐसी कंपनीज ने भर भर के अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया हुआ है। सो बेसिकली दोस्तों, डिविडेंड अगर आपको मिल भी जाता है तो भी अच्छी बात है, और अगर आपको डिविडेंड नहीं भी मिलता है किसी भी स्टॉक में, तो उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसका स्टॉक अप्रिसिएशन उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो इन अ वे ये आप डिसाइड कीजिए दोस्तों कि आपका चॉइस, आपका प्रेफरेंस किस में है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस हिसाब से चाहिए कि भाई अगर मैं अपने 10 लाख रुपए लगाता हूँ लेकिन हर क्वार्टर में भले मैं शेयर को बेचूं भी ना, लेकिन हर क्वार्टर में मुझे कुछ ना कुछ तो पोर्शन मिलना चाहिए। तो अगर आप ऐसे सोच रखते हैं तो आप डिविडेंड बेसिस पे जाइए जहाँ पे कंपनीज आपको देती है डिविडेंड। अगर आपको चाहिए कि मुझे पैसों की जल्दी नहीं है लेकिन मेरे स्टॉक्स कुछ टाइम के बाद अगर मुझे 2 गुना 3 गुना भी रिटर्न दे देंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लीजिए और अपना रिसर्च उस टाइप के स्टॉक्स में ज़्यादा लगाइएगा। एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि
अगर आपके जान पहचान में आपके अंकल या आपकी दादाजी अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर मार्केट में, तो एक स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में हमेशा आपको कॉमन दिखेगा, वो है आईटीसी का। और आज भी आप किसी भी ओल्ड इन्वेस्टर के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि सर आप आईटीसी का स्टॉक बेच दीजिए, उसका प्राइस अभी सो एंड सो हो चुका है, तो वो आईटीसी का शेयर कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो यहीं पर कहेंगे कि बेटा ये जो मेरे शेयर है ये मेरे फ्री के शेयर है। जब मैंने इसे 20 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, तब से लेके अभी तक इसने मुझे इतने सारे डिविडेंड्स और इतने सारे बोनस और स्प्लिट्स दिए हैं कि मेरा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा कब का रिकवर हो चुका है, और जो मैं अभी डिविडेंड रिसीव कर रहा हूँ ये सिर्फ और मेरा प्रॉफिट है। इसीलिए आईटीसी के जितने भी होल्डर्स हैं, भले आईटीसी का शेयर कितना भी स्टेबल चले, लेकिन उसके शेयर्स में ज़्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। जो ओल्ड इन्वेस्टर्स है अपनी इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं चाहते। तो ये एक बेनिफिट है दोस्तों डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा यूनिक था। आज हमने किसी भी कंपनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर था। अगर इसमें आपको कुछ और डिटेल आपको जाननी है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो हमें प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये बताना मत भूलिएगा कि आपके पास अगर कोई स्टॉक है तो वो आपने कितने समय से होल्ड करके रखा है और क्या उसमें आपको डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है। थैंक यू सो मच।